नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज मैं कुछ इंट्रो बोलने का मेरा मन है नहीं। बहुत अच्छी बात है। और मैं सिर्फ एक सवाल जानना चाह रहा था आपसे जी। कि सुबह से शाम तक आपको और मेरे पास भी कई बार ऐसा होता है कि हमें एपिसोड बनाने का भी टाइम नहीं मिलता है। काम इतने हैं और समय कम है। लेकिन ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, मतलब प्रधानमंत्री के पास यही काम रह गए क्या कि चुनाव में बिहार में है तो गमछा डाल लो और मेरी माँ को गाली, मेरी माँ को गाली, मेरी माँ को गाली। मतलब कोई काम नहीं है क्या प्रधानमंत्रियों के पास, या पीछे भी ऐसे ही सिस्टम होता था? क्योंकि मेरी जहाँ तक जानकारी है, मैंने मनमोहन सिंह को ऐसे बोलते हुए नहीं देखा, मैंने अटल बिहारी जी को भी ऐसे नहीं बोलते हुए देखा, उससे पहले भी आई इंद्र कुमार गुजराल वगैरह को छोटे थे तब देखा तो वो ऐसा नहीं बोलते थे, चंद्रशेखर को भी नहीं। लेकिन ये प्रधानमंत्री मतलब जो इलेक्शन मशीन है क्या ये आदमी, क्या है जी ये? देखिए, पहले तो मुझे आपके शब्द पर आपत्ति है कि कोई और काम है कि नहीं इनको। इसे आप काम ही नहीं मानते। मतलब चुनाव का काम बस इनके पास, इससे बड़ा कौन सा काम है? तो फिर देश का काम? देश तो वो 18 घंटे काम करते ही हैं और उसमें सारी चीज़ें होती हैं उनकी, जितने भी उनके शौक हैं। छुट्टी भी नहीं लेते जी? हाँ, जो उनकी अभिरुचियाँ हैं जीवन के प्रति, जितनी भी सारी चीज़ें वो 18 घंटे में पूरी होती हैं, कि 6 घंटे तो उन्होंने सोना होता ही है। और ये इससे महत्वपूर्ण काम कोई है नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने भारत के राजनेताओं को एक मंत्र दिया है कि आपने 24/7 × 365 केवल इलेक्शन मोड में रहना है। अच्छा जी। और इलेक्शन विनिंग मशीनरी है, इलेक्शन लड़ने वाली मशीनरी इन्होंने अपनी पार्टी को कन्वर्ट कर दिया। खुद को भी कर दिया जी? खुद को भी कर दिया, क्योंकि वहाँ तो निर्माता निर्देशक यही है ना सारे के सारे। तो अब जो उन्होंने विदेश यात्रा से लौटने के बाद जैसे उनको पहला मौका मिला, वो बिहार की महिलाओं से मुखातिब हुए, तो इससे बढ़िया कोई मौका था नहीं। वैसे तो पूरी पार्टी लगी पड़ी है, शायद 27 तारीख की घटना है गाली गलौच वाली, उसका रिएक्शन नहीं आया ना जी, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। हाँ नहीं, इनकी पार्टी तो लगी पड़ी थी ना कि माफ़ी मांगो। माफी अभी यहीं पे बुजुर्ग थे जी, के जी, हाँ, 90 साल के, हाँ, और ये प्रदर्शन कर रही थी महिला मोर्चा की, 4-5-10 औरतें होंगी। तो उस बुजुर्ग ने मतलब वो औरतें भाग गई, वो मतलब उनके पास जवाब नहीं था। वो बोले बहन जी गाली किसने दी आपको? आपको गाली तो आपके घरों में पैसे निकाल के भी खा गई सरकारी। आप माफ़ी मांग लूँगा, ये कर लूँगा। उस बुजुर्ग ने ना बिल्कुल धोया जबरदस्त। और मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखिए, पूरी पार्टी इस काम पर लग गई उसी दिन से, बिना सत्य तथ्य जाने हुए कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। सारा फोकस इस पे था कि राहुल गांधी माफ़ी मांगें। इवन तेजस्वी यादव से भी माफ़ी की मांग नहीं की गई, राहुल से की गई। और सारे केंद्रीय मंत्री, सारे चीफ मिनिस्टर्स जहाँ भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, और पूरा संगठन इसी काम पर लग गया है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए, और वो घटना सब लोगों को याद है जब राहुल गांधी ने काला झंडे दिखाने वाले नौजवान को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि भैया क्या नाराज़गी है। उन्होंने कहा जी आपने मोदी जी की माँ को गाली दी। तो उन्होंने कहा क्या उस मंच से जहाँ से गाली दी गई है वहाँ मैं था? तो कहीं नहीं थे आप। तेजस्वी थे? नहीं थे। कोई हमारी पार्टी का नेता वहाँ था जब गाली दी गई? नहीं थे जी। तो उन्होंने उस लड़के को शायद टॉफ़ी भी दी और वो चला गया शर्मिंदा होके। यानी कि उस मंच से जहाँ से गाली दी गई वहाँ पे तो ना राहुल गांधी उपस्थित थे ना तेजस्वी थे। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, अगर वो वहाँ होते या कोई और जिम्मेवार भी नेता होता तो इस तरह की गाली किसी ने देनी ही नहीं थी, उसको वहीं चुप करा दिया जाता। फिर इस बात को लेके भी एक बहस छिड़ी हुई कि वो गाली देने वाला भाजपा का कार्यकर्ता था। नीतीश की सरकार है वहाँ पे, यानी आपकी मिलीजुली सरकार है। आज तक भी शायद आप आइडेंटिफाई करके उस आदमी को वहाँ तक नहीं लाए, कानून के दरवाजे तक नहीं लाए जिसने गाली दी है। और आप लगे पड़े, चूँकि इस पूरी मुहिम का राजनीतिक लाभ उठाना है। आप ये देखिए, आज देश की हालत ये है कि पंजाब सारा डूबा पड़ा जी। पंजाब हजारों गांव में बाढ़ है, हरियाणा में भी बहुत विकट, दर्जनों लोग मर चुके हैं।
है ना। लाखों हेक्टेयर भूमि और हरियाणा में भी कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, इतने संकट से पंजाब आज गुजर रहा है और हरियाणा गुजर रहा है। और आपने हथनी कुंड बैराज खोलने के उत्तराखंड बाद गुजर रहा है जी, हिमाचल गुजर रहा है। चारों तरफ आपदाएं हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए वो महत्व नहीं रखती। उन पे उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। आप देखिए कितने सेलेक्टिव है। अफगानिस्तान में कुछ हुआ है, कोई हादसा हुआ है कोई, वहाँ पे उनका ट्वीट गया है, उनके साथ सॉलिडेरिटी जताई है। लेकिन अपने देश में जहाँ जहाँ भी इतने संकट से लोग गुजर रहे हैं, एक शब्द उन्होंने अभी तक नहीं बोला, कोई ट्वीट नहीं आया। और जब आए तो पूरे सज धज के जिस कार्यक्रम में आए हैं वहाँ पे महज अपना सियासी फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने ये सारी लफाजी वहाँ पे किए। यार मान लिया देश ने, कोई वकालत नहीं करेगा कि आपकी माँ को गाली दे। आप छोड़िए, आप तो प्रधानमंत्री हैं, किसी भी माँ को कोई गाली देगा ही नहीं देगा। इसको कौन बर्दाश्त कर लेगा? समर्थन करेगा जी इसका? तो बाह्य बात, प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली के समर्थन करेगा। हाँ, तो आपसे जो उम्मीद की जा रही थी कि सब कह रहे थे कि अभी वो आएंगे, फिर वो रुदन होगा, प्रलाप होगा, मेरी माँ को गाली दी, मुझे गाली दी। नहीं, वो लेट आए। और भाषण देखिए, भाषण में वो किस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। छठ मैया से माफ़ी मांगे, चूँकि छठ माँ का बिहार में बहुत सम्मान है, पूर्वांचल में उनकी संस्कृति के बड़ी वो धरोहर है, उस चीज़ में बड़ा सम्मान है उनका लोगों की नज़र में। तो छठ मैया को उससे जोड़ दिया, पता किससे जोड़? और मेरी माँ का अपमान नहीं, ये पूरे बिहार की माताओं बहनों और औरतों का अपमान है, पूरे देश की माताओं का अपमान है। और ये कहते हुए आंखों में हल्के से आंसू पैदा करना और भाव विहल हो जाना और इस तरह की वो सारी करना। तो कई बार क्या होता है धर्मेंद्र जी, अभिनय की अधिकता जो ना मौलिकता को नष्ट कर देती है। आपने ये अभिनय कर दिया इतना सारा, जो लोगों के लिए अप्रत्याशित था, अप्रत्याशित नहीं था। मतलब ये मान के चल रहे थे कि वो आएंगे और ये करेंगे, और आप आए और आपने वही करा सारा का सारा। नहीं तो आप थोड़ा बड़प्पन ये दिखाते, इस चीज़ का उल्लेख ही नहीं करते, बात खत्म होगी। सबको पता है इस चीज़ का शायद ज़्यादा असर होता कि प्रधानमंत्री ने अपने स्वभाव से इतर एक ऐसा व्यवहार किया। उनसे उम्मीद ये थी ये करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, बदल गए शायद। फिर ये गोदी मीडिया ये चला सकता था। हाँ। मोदी ने कर दिया माफ। और भारत में तो परंपरा है कि अगर आप माफ़ी देने वाला जो है वो बड़ा होता है। क्षमा बड़न को चाहिए, इन्हीं का तो आदमी असर इनके साथ, इन बीजेपी नेताओं के साथ फोटो वायरल। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। भाई अगर उस बेवकूफ़ आदमी ने, उस घिनौने आदमी ने गाली दे भी दी है तो आप क्षमा कर दो। आपके अंदर तो बुद्ध, महावीर और गांधी होने चाहिए थे, लेकिन है क्या? तो सबको पता अंदर कौन है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी ये मसला ख़त्म नहीं होगा। अभी मुझे ये लग रहा है कि अगला इवेंट ये होगा कि शायद माता जसोदा बेन की फ़ोटो लेके पूरे देश में यात्राएं निकलेंगी। मोदी जी निकल जाएं लेके, हम भी दर्शन कर लेंगे। और माँ सम्मान समारोह, मतलब ऐसे उत्सव मनाए जाएंगे और पता नहीं क्या क्या घटनाएं घटेंगी इस समय। इसको चूँकि नवंबर में शायद चुनाव है बिहार में, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसको खींच के वहाँ तक ले जा सकते हैं। अब सारा का सारा जो फोकस होगा इलेक्शन का इसी पे होगा। चूँकि अब आज अखबारों की हेडलाइन देखी जो मैं देख पा रहा हूँ, उनमें क्या आ रही हैं, 29 मिनट में राहुल और तेजस्वी के परिश्रम को धोया। जो उन्होंने करा था ना 16-17 दिनों में, वो 29 मिनट में प्रधानमंत्री ने धो दिया। ये गोदी मीडिया जो उनका पाला हुआ पोसा पे वही ऐसी तैसी कर रहा है इनके, तो है ना। अच्छा, गाली सुर मेरा तुम्हारा, ये तो हेडिंग और शायद गालियों के इस व्याकरण पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले। मैं आज एक शेर आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि तर्क की कंगाली फिर निकलती, तर्क की कंगाली से गाली पैदा होती है। ये तो सच है। और गाली भी देखिए, गाली हमारे लोक जीवन में इतनी, हमारे तो गाली से जुड़े रिश्ते हैं। भाई आप किसी जो आपका साला नहीं है, आप उसको साला कह देंगे तो कितनी गंदी बात है ना। लेकिन साला शब्द तो स्वीकृत है? लेकिन फिर भी सर, मतलब एक आप किसी पद पे बैठे हुए व्यक्ति हो या मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली जो गाली दी गई है, इसमें गाली क्या है? गाली तब गाली बनती है जब उसमें हिंसा है और आक्रामकता है, तब वो गाली है। ये सचमुच गाली थी जो गाली दी गई है। जो मोदी जी की माँ के प्रति शब्द यूज किए गए वो वास्तव में गाली थे। अन्यथा गाली तो आप यूपी में चले जाओ, लखनऊ में एक वो बोले कि वो हर बात पे मुझे गाली देती है, लड़की मुझे यूपी की लगती है। मतलब बिना गाली के चीज़ें पूरी नहीं होती। तो गाली इतनी बुरी भी चीज़ नहीं है, बशर्ते मतलब उसमें हिंसा और आक्रामकता ना हो। मतलब मैं सर एक बार उसी मूल सवाल पे दोबारा से एक बार लौटना चाहूँगा
कि एक प्रधानमंत्री है, मतलब उसको बहुत सारी फाइलें दिन में निपटानी होती होंगी, पढ़ पढ़ के साइन करने होते होंगे, देश में कहाँ आपदाएं आई हुई हैं उनका मैनेजमेंट उनको करना है, लेकिन ये मतलब चुनाव सर, सिर्फ चुनाव। हाँ, ऐसा होता है। देखिए, हम भारत के लोग भी हम बहुत ही अजीब किस्म के आदमी हैं। मोदी जी ने सारी चीज़ें प्रधानमंत्री बनने से पहले बता दी थी कि वो जब बने थे कि वो मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मेरे पास फाइलों का ढेर लगा दिया लाके। तो मैंने वो नहीं देखी। फिर मैंने सेक्रेटरी से कहा भाई क्या है, देख लो इनमें से क्या है। तो उस बाद में उन्होंने अंततोगत ऐसी व्यवस्था की कि वो फाइलें नहीं पढ़ते, खत्म हो गया। पहले फिर उन्होंने ये कहा कि मैं फाइल नहीं पढ़ सकता, मैं तो यूँ देख लेता हूँ एक ही झटके में, स्कैन कर लेता हूँ। हाँ, तो फोटोजेनिक वो फाइल पढ़ने वाले नेता नहीं है। ही बिलीव्स इन एक्शन। थ्योरी का कोई चक्कर नहीं है। मतलब जो कह दिया उनका कहा हुआ रामबाण है। मतलब एक ऐसा जो कह दिया उन्हें, वो पत्थर की लकीर है, ये होना चाहिए, इतने घंटे में ये चीज़ें हो जानी चाहिए। फाइल वाइल का चक्कर, उस पर नोटिंग देना, नोटिंग पढ़ना, उसके लिए उनके पास समय नहीं है। वो कभी ऑफिशियल वर्क करते हुए आपकी उनकी फ़ोटो भी कहीं नज़र नहीं आएगी। नहीं, वो पढ़ते हुए क्या आई थी, 2 किताबें ऐसे बंद रखी हुई हैं, हाँ, बत्तख बैठी है, लैपटॉप है, वो सारी इंग्लिश का अखबार पढ़ रहे हैं वो तो फोटो सेशन था। अच्छा, हाँ, ये पहले हो ना, जब काम कर रहे थे। हाँ, जब हम लोग जवान हो रहे थे 17-18 साल की उम्र में, तो हम फोटो खिंचाने स्टूडियो में जाया करते थे। और फोटोग्राफर वहाँ फ़ोटो लेने के बाद जो फाइनल टच देता था वो कुछ आर्ट करता था उसमें, तरह तरह की पिच, और उसमें स्टूडियो में भी इधर कुछ कर दिया और ये उंगली रख दी और इस तरीके की। तो मोदी जी का वो शौक अभी तक चल रहा है। तो फोटो खिंचवाने बैठे तो 2 अंग्रेजी किताबें वो भी यूँ, है ना, पढ़ के वही, और लैपटॉप भी है। और वो उसी समय में वो उनकी जो ड्रेस है वो ट्रैक सूट पहना हुआ उन्होंने, यानी कि वो घूमे फिरे हैं, एक्सरसाइज किया, और उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने समय निकाला अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहे। जबकि अमित शाह ने तो कहा कि ये बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी जिन्होंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा है। अमित शाह जी के बेटे को अंग्रेजी नहीं आती, उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा जी। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि मोदी जी 2400 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं। चुनाव जीतने का उनको पूरा शगल है। वो हर कीमत पे, मान लो वो 2-4 चुनाव हार जाएं तो क्या हुआ जी? अब देखो, अभी उन्होंने चुनाव हारा नहीं, बिना चुनाव के तो वो मुख्यमंत्री बने, बिना चुनाव के वो प्रधानमंत्री बने। तो इतने भाग्यशाली लोग कहाँ मिलते हैं, रेयर ही मिलते हैं ना। और जब भी आते हैं वो लगातार, गुजरात में तो चुनाव जीतते रहे, भारत में भी जीतते रहे। अब कैसे जीतते रहे इस पर बड़ा सवाल उठा दिया। अब गली गली में चीज़ें जा रही हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। अच्छा, जो ये कहा जाता है वोट चोर, ये भी तो गाली है जी। ये तो इससे बड़ी क्या ये तो इलेक्शन कमीशन पे गाली है। और उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था 7 दिन में। वोट चोर का मतलब ये है कि आपने इस देश के 90 करोड़ लोगों से उनके मताधिकार को चुरा लिया। आप चोर हो, लुटेरे हो, डकैत हो, इतनी गंदी गाली है ये। इस पे तो आप उत्तेजित हो नहीं रहे। नहीं, इस पे तो ज्ञानेश्वर जी हो तो रहे हैं उत्तेजित, कितना उत्तेजित है। और मैं कहता हूँ लिमिट भी जा चुकी है माता जी के प्रति। तो मोदी जी ने अपना जो उनका सम्मान होना था वो भी नहीं हुआ पूरा का पूरा। जब उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ कहा कि जब तक माँ थी तो मुझे लगता था कि मैं, लेकिन सर आप एक चीज देखिए, जब वो नोटबंदी के बाद रोए थे तब लोगों ने उन पे भरोसा किया था। जब उन्होंने कहा था थाली बजाओ, लोगों को उन पे भरोसा था जी। जब उन्होंने कहा मोमबत्ती जलाओ, लोगों को उन पे भरोसा था। लेकिन अब जो उनके आंसू हैं उसके लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं सर। तो क्या मोदी इस देश के लोगों का भरोसा खो चुके हैं? बेशक वो इलेक्शन जीत रहे हैं, चाहे जैसे भी जीत रहे हैं, अगर पूरी तरह ना भी खोया हो, लेकिन भरोसे में लगातार कमी तो आ रही है। और ये इस बात के जो सर्वेक्षण आ रहे हैं अभी, जैसा आज तक का इंडिया टुडे वालों का आया था, उसमें 9-10% की 2023 के मुकाबले ही कमी आ गई है। तो उनकी लोकप्रियता और उनके काम काज पे जो टिप्पणी लोग करते हैं उससे लोग, बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं हैं। और आप कल्पना कीजिए कि अगर 400 का आंकड़ा पार हो जाता या इतनी सीटें मिल जाती कि नायडू और नीतीश की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो कोड़े मारते थे लोगों के। तो आप फिर सोच के देखते हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि मोदी जी के स्वभाव में माफ़ करना नहीं है। माफी जिस भी आदमी ने गाली दी है, आप समझ जाइए, इसको मोदी जी भुलाएंगे नहीं। उसको दिलवाई होगी तो जी, सही इन्हीं की पार्टी के दिलवाई होगी। हाँ, इस तरह की भी थियरीज आ रही हैं। फोटो आ रहे हैं उनके बीजेपी नेताओं के साथ। हाँ, बहुत सारी अपने ही बंदे को कैसे पता है उसमें। और फिर देखे ना कि जैसे हमने भी पहले कहा कि भाई गलत हुआ, हमने आलोचना भी करी, कड़ी निंदा भी करी। गाली तो
स्वीकार है ही नहीं। और करनी भी चाहिए थी और जायज़ है। लेकिन जब मैं फेसबुक पे आया इस पोस्ट के साथ कि ये निंदनीय है, मुझे नीचे जो कमेंट आए उन्होंने कहा जिसमें क्या निंदनीय है, इन्होंने किसको छोड़ा। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई पाप कर दिया यार, निंदा करके नहीं लोग मेरे पीछे पड़ गए। सर, जब खुद को लगती है तब तो दर्द होता ही है। हाँ। लेकिन कसर तो छोड़ी नहीं इन्होंने किसी की भी। वही ना, तो इन्होंने तो महिला सांसदों को भी मतलब शूर्पणखा की हंसी बताया था। तो इनकी जो पार्टी कहती है ना कि प्रधानमंत्री की माँ, प्रधानमंत्री की माँ हो या साधारण आदमी की माँ हो, माँ तो माँ है, सब आदरणीय है ना। और जब और अच्छा एक ऐसा मंच जिस पर कोई जिम्मेवार नेता ही नहीं है, राहुल और तेजस्वी तो है ही नहीं, इनकी पार्टी में जब सभाएं होती हैं इनके मंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कितनी गंदी गालियां वहाँ देते हैं, उसकी जिम्मेवारी को नरेंद्र मोदी की थोड़ी है या जगत प्रकाश नड्डा की। या भाई आप कैसे रोक सकते हो किन्हीं भी लोगों को जब वहाँ आप फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं हो। तो सिर्फ ये दिखाना कि इस गाली का सारा श्रेय जो है वो राहुल गांधी के मत्थे मत दो, ठीक है। जब राहुल को तो मत दो। अब बिहार है जी, बिहार में नीतीश जी का इतने साल से शासन है। हाँ, अब नीतीश बाबू की जो हालत है सबको पता है जी। मोदी जी के भरोसे वो सब लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। अब रही राहुल गांधी की पार्टी, और राहुल गांधी की पार्टी कौन सा मेन अपोजिशन पार्टी जी, वहाँ तो वो तेजस्वी है उनके पास। तो इतना बड़ा खतरा तो राहुल है भी नहीं जितना ये मानने बैठे तो मैं तो धर्मेंद्र जी शुरू से कह रहा हूँ आपको, कई साल से मैं लगातार कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के अलावा कुछ है ही नहीं मोदी की जिंदगी में। कितनी बार तो हमने कहा कि राहुल गांधी को आप यहाँ से निकाल दीजिए, खत्म राजनीति को, बचता ही कुछ नहीं है, सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा एक झटके में। ये तो राहुल गांधी के बिना 10 दिन नहीं रह सकते इस देश में। लेकिन उस बंदे ने ये तो साबित कर दिया कि मतलब अगर देश में विपक्ष है तो मजबूती से खड़ा है वो आदमी, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो प्रयास कर रहे हैं, अब उसमें सफलता मिले ना मिले वो अलग चीज़ है, लेकिन एफर्ट्स में तो कोई कमी नहीं है। और जितना 11-12 साल का लगातार वो सतत चले आ रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं और जा रहा है वो बंदा सब जगह जगह लोगों के पास जा रहा है, कुछ भी हो परिणाम उसका। लेकिन जो एक एलओपी की विपक्ष की जो जिम्मेवारी है उसको वो निभा रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल जी, सही। दोस्तों, मैं गालियों का कभी समर्थक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दैनिक जीवन में भी गालियाँ किसी भी समाज में कुछ स्वीकार नहीं हो सकती। लेकिन मैं इस बात को लेकर भी चिंतित हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए क्या भारत देश से ऊपर चुनाव हो गए हैं? क्या उनके पास सिर्फ यही काम है कि मैं 24 घंटे चुनाव लड़ने की रणनीतियों पे काम करूँगा? भारत को आगे लेकर जाना है। भारत मतलब आप ये कल हम बात कर रहे थे, आप ये देखिए कि 1947 में हम आज़ाद हुए, 1950 में चीन आवाज़, आज हम चीन की तरफ टकटकी लगा के देखते हैं। कहाँ चीन दुनिया की महाशक्ति बनने जा रहा है और कहाँ हम लोग हैं, जिसमें से 11 साल में तो महामानव की सरकार है हमारे यहाँ पे, जो पूरी दुनिया को बदल सकने का दम रखते हैं, जिनको पूरा देश जिनकी तरफ देखता है और जिनका 11 साल से डंका बज रहा है। उस देश के लोगों की हालत क्या है आप ये देखिए। उनके साथ उनके दुख दर्द में कौन खड़ा होता है ये देखिए आप। भारत के चुनाव, संवैधानिक संस्थाएं, सब कुछ तहस नहस कर दिया है बंदे ने, लेकिन चुनाव जीतना है दोस्तों। लेकिन ये भी सच है कि अब लोगों को घड़ियाली आंसुओं पे यकीन नहीं रहा। अब लोगों को ड्रामेबाजी का पता लगने लगा है, लेकिन आँख खुलने में वक्त लगता है दोस्तों, समय लगेगा। अब शायद अभी भारत का वो समय आया नहीं है, लेकिन आप अपने मुल्क को देखिए और जिन लोगों को हमने 10 साल दुश्मन माना है, चाइना, उसकी हालत आप देखिए। हम कहाँ खड़े हैं ये देखिए। और जो मोदी जी के समर्थक हैं उनसे तो मेरी इतनी सहानुभूति है। उन बेचारों को 11 साल से कंफ्यूज कर रखा है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। 10 साल से तो चीन दुश्मन था, अब चीन का कैसे समर्थन करें? इस बार की दिवाली पर चीन की झालरें होंगी चारों तरफ। देखो आप देखिए सर, मतलब इनकी हालत देखिए। नहीं होंगी तो आपकी देशभक्ति पर सवाल उठेगा। हालत देखिए आप। खैर दोस्तों, आप जरूर बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये गालियों का मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो बिहार में तबाही ला देगा, बिहार में जिससे वो चुनाव जीत सकते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? क्या आप प्रधानमंत्री मोदी जी के आंसुओं को सच्चा मानते हैं? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।